हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साद सोशल साइंस के एक नए चैप्टर के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 की सोशल साइंस का अध्याय 10, जिसका नाम है वायु दाब और पवन। यह इस पाठ का भाग 1 है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी तापमान वायुमंडल के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे वायु दाब और पवन के बारे में। तो स्टूडेंट, पिछले पाठों में हमने वायुमंडल की संरचना और तापमान के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे वायु दाब और पवन के बारे में। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु है। क्या है स्टूडेंट? पृथ्वी के चारों ओर वायु। वायु मीन्स होता है हवा। जब वायु धरातल पर क्षैतिजीय दिशा में चलती है तो वह पवन कहलाती है। पछुआ हवाएं और मानसूनी हवाएं पवन के उदाहरण हैं। मीन्स हम ये मतलब अगर कहें तो गलत नहीं होगा कि पृथ्वी के चारों ओर वायु है। वायु है मीन्स वायुमंडल है। वायुमंडल में क्या होती है? हवा। तो पृथ्वी के चारों ओर हवा है। और जब हवा यानी कि वायु क्षैतिजीय दिशा में चलती है, क्षैतिज दिशा में चलती है मीन्स तिरछी दिशा में चलती है। क्षैतिज का मतलब होता है तिरछा। तो हवा या वायु जब क्षैतिजीय यानी कि तिरछी दिशा में चलती है या क्षैतिज चलती है तो उसे हम पवन कहते हैं। पछुआ हवाएं और मानसूनी हवाएं पवन के उदाहरण हैं। इसके बाद जब वायु स्थिर हो और धरातल से आकाश की ओर और आकाश से धरातल की ओर लंबवत चलती है तो वह वायु कहलाती है। तो इन दोनों में जो अंतर है वो है सिर्फ तिरछी और सीधे चलने का। तो हवा जब तिरछी चलती है यानी कि क्षैतिज दिशा में चलती है तो उसे हम पवन कहते हैं। तो पवन के उदाहरण आपके पछुआ हवाएं और मानसूनी हवाएं। और इसके अलावा वायु जब सीधी ऊपर से नीचे की ओर चलती है लंबवत, और नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर चलती है तो उसे हम वायु कहते हैं, यानी उसी हवा को हम वायु कहते हैं। दोनों ही हवा के प्रकार हैं, पवन भी और वायु। बस दिशाओं का फर्क है। तिरछी दिशा में, क्षैतिज दिशा में बहने पर उसे हम पवन कहते हैं, और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हवा जब चलती है तो उसे हम वायु कहते हैं। अब वायु दाब से आशय क्या है, यानी कि वायु दाब होता क्या है? यहाँ पर पाठ का नाम भी है वायु दाब और पवन। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। क्या है वायु? विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, यानी कि वायु के अंदर कई प्रकार की गैसें शामिल होती हैं। वायु का अपना एक भार होता है। भार मीन्स होता है वजन। तो यानी वायु का अपना एक भार होता है। धरातल पर, सागर तल पर वायु का यह भाग वायु दाब कहलाता है। यानी धरातल पर या सागर तल पर वायु का जो भार होता है वही वायु का दाब कहलाता है। दाब मीन्स, वायु दाब मीन्स वायु का वजन, यानी धरती पर या सागर सतह पर वायु का जो भार होता है, उसके अंदर जो वजन होता है, उसे ही हम वायु का दाब कहते हैं। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल अपने भार के कारण जो दबाव डालता है, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल अपने भार के कारण जो दबाव डालता है उसे ही हम वायु दाब कहते हैं। वायु दाब को नापने की जो इकाई है वह मिलीबार है, यानी कि वायु दाब को नापने की इकाई मिलीबार है। वायु को मिलीबार में मापा जाता है। अब वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है या किस यंत्र से उसे नापा जाता है? तो वायु के दाब को मापने का जो यंत्र है वह कहलाता है वायु दाब मापी यंत्र, और उसी को हम बैरोमीटर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में यहाँ पर हमने वायु दाब मापी यंत्र को दिखाने की कोशिश की है, जिसे आप पहचान सकते हैं कि इस यंत्र से वायु के दाब को मापा जाता है। इसके बाद वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि वायु का जो दाब है उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं या वह किन किन कारकों से प्रभावित होता है।
हमारी पृथ्वी पर वायु का दाब सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता है, यानी ये जो पृथ्वी है इस पर वायु का जो दाब है वह सभी स्थानों पर एक समान नहीं है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज्यादा होता है। सागर सतह पर वायु दाब अधिक होता है। समुद्र सतह पर वायुमंडलीय दाब 1013 मिलीबार के बराबर होता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो वायु का दाब होता है वह सागरीय सतह पर होता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पर पानी होता है और पानी जो कि हवा पानी से नमी प्राप्त करती है जिससे उसका भार बढ़ जाता है, इसलिए सागरीय सतह पर वायु का दाब ज्यादा होता है। और समुद्र सतह पर वायुमंडलीय जो दाब होता है वह लगभग 1013 मिलीबार के बराबर होता है। वायु दाब को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं, यानी कि जो वायु का दाब है उसे निम्नलिखित कारक प्रभाव करते हैं। तो इन दो कारकों से वायु दाब पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 है समुद्र सतह से ऊंचाई। सागरीय तल पर वायुमंडल का भार सर्वाधिक होता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि सागरीय सतह पर यानी कि सागर पर वायु का दाब सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सागर में पानी होता है और वायु सागर से नमी ग्रहण करती है जिससे वायु का दाब बढ़ जाता है। लेकिन सागरीय सतह से ऊंचाई बढ़ने पर हवा का भार कम होता जाता है। जैसे ही हवा या वायु सागरीय सतह से ऊपर जाती है और ऊपर जाती है या ऊपर बढ़ती जाती है तो उसका जो भार है वह कम होता जाता है। इसलिए ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हवा की कमी के कारण पर्वतारोही ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का प्रयोग सांस लेने हेतु करते हैं। यानी कि सागरीय सतह पर तो वायु का दाब सबसे अधिक होता है, लेकिन जैसे ही सागरीय सतह से हम ऊपर बढ़ते हैं यानी ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वायु का दाब कम होता जाता है, क्योंकि नमी की मात्रा कम होती जाती है जिससे वायु का दाब कम होता जाता है। इसके लिए उदाहरण आपको बताया गया है कि जब जो पर्वतारोही होते हैं जो कि पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वह पहाड़ भले ही ठंडे होते हैं लेकिन जब पर्वतारोही पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वह अपने साथ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर सांस लेने के लिए लेकर जाते हैं, यानी कि उन्हें सांस लेने में वायु कम पड़ती है, इसलिए वह अपने साथ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेकर जाते हैं ताकि उन्हें सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वायु का दाब कम होता जाता है। सेकंड है तापमान। तापमान के बढ़ने पर हवा फैलने के कारण हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। जैसे ही तापमान यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा फैलने के कारण हवा हल्की हो जाती है, यानी कि जैसे ही गर्मी बढ़ती है वायुमंडल में या पृथ्वी पर, जैसे ही गर्मी की मात्रा बढ़ती है वैसे ही वायु का दाब जो है वो कम हो जाता है और वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उठने लगती है, यानी उसके अंदर की नमी खत्म हो जाती है जिस कारण वह हल्की हो जाती है और हल्की होकर वह ऊपर उठने लगती है जिससे वायु का भार कम होता है। इसके विपरीत यानी इसके जस्ट उल्टे तापमान के कम होने पर वायु भारी हो जाती है और वायु दाब अधिक हो जाता है। मीन्स जैसे कि वायु तापमान बढ़ता है तो वायु का दाब कम होता है क्योंकि उसकी नमी खत्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही तापमान कम हो जाता है यानी कि गर्मी कम होती है तब वायु का भार बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि तापमान के कम होने से हवा में नमी की मात्रा आ जाती है, गर्मी कम हो जाती है तो हवा के अंदर नमी की मात्रा आ जाती है जिससे हवा क्या होती है? भारी हो जाती है, यानी कि उसका वायु का दाब बढ़ जाता है और वह अधिक हो जाता है उसका भार। तो ये दो कारक वायु के दाब को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा पृथ्वी का घूर्णन, जल वाष्प भी वायु दाब को प्रभावित करते हैं, यानी इन दो कारणों के अलावा भी पृथ्वी के जो घूर्णन गति है वह और जल वाष्प की वायु दाब को प्रभावित करते हैं। ये दो चीजें भी वायु के दाब को प्रभावित करती हैं। इसके बाद आती है पवन। पवन जैसा कि अभी हमने समझा कि हवा जब क्षैतिज दिशा में चलती है तो उसे हम पवन कहते हैं। हवा जब क्षैतिज दिशा में क्षैतिज चलती है तो उसे पवन कहा जाता है। हवाएं अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हवा की जो चलने की
दिशा होती है या वो उसका जो नियम होता है हवा का चलने का, वह अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है। पवन की गति को पवन वेग मापी यंत्र से मापा जाता है, यानी कि पवन की गति यानी पवन किस गति से चल रही है, हवा की जो बहने की स्पीड है या उसके प्रवाहित होने की जो स्पीड है वह कितनी है, कितने किलोमीटर की दूरी स्पीड को कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रही है हवा, उसे मापने के लिए पवन वेग मापी यंत्र का उपयोग किया जाता है। और पवन की दिशा को दिक्सूचक यंत्र से द्वारा ज्ञात किया जाता है, यानी कि हवा की गति क्या है, हवा की स्पीड क्या है, इसे मापने के लिए पवन वेग मापी यंत्र का उपयोग करते हैं। और हवा या पवन किस दिशा में चल रही है, उसकी दिशा कौन सी है, इसे जानने के लिए दिक्सूचक, दिक मीन्स होता है दिशा, दिक्सूचक यंत्र का उपयोग करते हैं। अब स्टूडेंट इस स्लाइड में मैं आपको ये दोनों ही यंत्र को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हवा के चलने की जो दिशाएं हैं वह फेरल के नियम के अनुसार निर्धारित होती है, यानी कि हवा किस दिशा में चल रही है यह फेरल के नियम के अनुसार तय होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक चित्र है पवन वेग मापी का, यानी इस चित्र से पवन की स्पीड को मापा जाता है कि पवन किस स्पीड से चल रही है। दूसरा चित्र है दिक्सूचक का, दिक्सूचक यानी कि दिशा सूचक, पवन किस दिशा में चल रही है उसे इस दिक्सूचक यंत्र से पता लगाया जाता है। ये दो यंत्र हैं जिनसे पवन की गति और पवन की दिशा का पता लगाया जाता है। इसके बाद आता है फेरल का नियम। तो स्टूडेंट, फेरल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हवा और सागरीय धाराओं के बहने के लिए नियम बनाए थे। महान वैज्ञानिक फेरल ने यह नियम प्रतिपादित किया कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हवाएं एवं सागरीय जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। अब मैं इसे आपको और थोड़ा सा सरल करूं तो जो महान वैज्ञानिक फेरल थे उन्होंने यह नियम बनाया कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, जिस कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, यानी कि पृथ्वी जो 24 घंटे अपने अक्ष पर घूमती रहती है, जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं, तो पृथ्वी की उस घूर्णन गति के कारण जो हवाएं चलती हैं पृथ्वी पर, और सागरीय जलधाराएं, तो समुद्र के अंदर जो जलधाराएं यानी जो धाराएं बहती हैं वह, ये दोनों ही चीजें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर मुड़ती हैं और दक्षिणी और गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। मतलब ऐसा इन्होंने यह नियम बनाया है। तो सागर की जलधाराएं और हवाएं इस नियम के अनुसार ही चलती हैं या बहती हैं। अब पवनों के प्रकार एवं वितरण, यानी कि हमने ये तो जाना कि पवन होती क्या है, अब पवन कितने प्रकार की होती हैं और उनका विभाजन किस प्रकार किया जाता है वह हम इस टेबल के माध्यम से समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। भूतल पर बहने वाली पवनों को निम्नांकित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि भूमि पर जो पवनें बहती हैं उन्हें इतने भागों में बांटा गया, यानी पवनों के प्रकार। तो स्टूडेंट्स, पवन 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है स्थायी पवनें जो कि बदलती नहीं है और स्थायी पवनें। नंबर 2 है सामयिक पवनें। नंबर 3 है स्थानीय पवनें। नंबर 4 है अन्य पवनें। अब हम किस पवन के अंदर कौन कौन सी आती हैं इसको समझ लेते हैं। स्थायी पवनों के अंतर्गत आती हैं व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, यानी स्थायी पवनें 3 प्रकार की होती है। सामयिक पवनों के अंतर्गत आती हैं मानसूनी पवनें और स्थानीय पवनों के अंतर्गत आती हैं जल समीर और थल समीर। स्थानीय पवनें यानी कि जो एक ही जगह पर चलती हैं, किसी स्थान विशेष पर चलती हैं, वह जल समीर और थल समीर। अन्य पवनों के अंतर्गत आता है चक्रवात और प्रति चक्रवात। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जाने पवनों के प्रकार। अब हम जो पूरा समझ चुके हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो में, उसे हम पुनः मोटे तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। तो हवाएं अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी भी बताया था, इस बात को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि हवाएं अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती हैं, यानी कि जहाँ पर हवा यानी वायु का दाब ज़्यादा होता है वहाँ से वह
कम होता है जिस क्षेत्र में वायु का दाब, उस दिशा की ओर चलती है। दूसरा है पवन की दिशाएं फेरल के नियम के अनुसार निर्धारित होती हैं, यानी पवन की दिशा किस दिशा में वह चलेंगी यह फेरल के नियम के अनुसार चलती हैं। और लास्ट और हमारा अंतिम पॉइंट है कि पवनों के 4 प्रकार होते हैं, पवन को 4 भागों में बांटा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।